हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहते किसको है, इसको कितने मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डेफिनेशन। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं? एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are the real number. A not equal to 0 and b also not equal to 0 is called linear equations in two variable. तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax plus by plus c। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उस वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर ओनली वन हो। जैसे एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए आप बताइएगा ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है एक्स उसका पावर 2 है, और लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स क्या होता है कि जो वेरिएबल्स का पावर होगा वो मैक्स टू मैक्स 1 होगा। अब ये देखिए √2x प्लस √2y प्लस c, ये बताइए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? ये बिल्कुल है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल्स है उसका जो पावर है वो 1 है। एक और 2√x प्लस 3√y प्लस c, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वेरिएबल्स का दोनों का पावर है हाफ है 1/2, और इसमें कहता है कि पावर्स 1 होने ही चाहिए, मैंडेटरी। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब तो ये समझ में आ गया, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? अब आइए उसको हम देखते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के चैप्टर पे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसको बोलेंगे टू लीनियर इक्वेशंस इन सेम वेरिएबल्स। जो दो लीनियर इक्वेशंस है उस दोनों का वेरिएबल्स सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल देखिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। इस दोनों लीनियर इक्वेशंस में जो हमारा वेरिएबल्स है, इस दोनों लीनियर इक्वेशंस में जो हमारा वेरिएबल्स है वो सेम है। दिख रहा है ना? इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स बोलेंगे, जिसमें a1 a2 b1 b2 ये c1 c2 और c1 एंड c2, ये ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा अब कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका दो मेथड है, एक है ग्राफिकली और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं इसका दो मेथड। फर्स्ट हमारे पास है मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसका मेथड कितना है? दो मेथड है। फर्स्ट ग्राफिकली मेथड, और सेकंड जो हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए, फर्स्ट हो गया ग्राफिकली मेथड और सेकंड हो गया अलजेब्रिक मेथड। अब आइए, जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें भी तीन मेथड होता है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा
एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए हमारे सिलेबस में ये है और ये हट चुका है, तो हम इस दो पे फोकस करेंगे। तो हम पहले आते हैं ग्राफिकली मेथड पे। तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम जाकर समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, और फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड पे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं ग्राफिकली मेथड पे। तो आइए अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ के मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हो जिसके वेरिएबल्स का पावर 1 है, उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। अब जब लीनियर इक्वेशन यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ गया, तो यहाँ पे अब पूछ क्या रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो दो जब पेयर में होगा कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि, तो उसका तो दो आएगा ना, ग्राफ दो आएगा, और दो ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो उसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है? उसका तीन कंडीशन हो सकता है। अब मान लीजिए कि दो लाइन है, उसका कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट, एक तो हो जाएगा हमारे पास एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास हो जाएगा दोनों एक दूसरे के पैरेलल, कहीं टच नहीं करे। और तीसरा कंडीशन हमारे पास हो जाएगा दोनों एक दूसरे पे, मतलब एक लाइन पे, जैसे ये मेरा हाथ है, इस पे एक और मेरा हाथ, मतलब कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही जगह पे दो लाइन हो जाए। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो वो जैसे मान लीजिए किसी भी इक्वेशन का अगर उसके मतलब वेरिएबल्स का पावर 1 हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स का रहा है ना। तो अगर मान लीजिए पेयर हो गया, मान लीजिए आपका जैसे स्लीपर्स हो गया, शूज हो गया, वो भी पेयर में आता है ना। पेयर मतलब होता है दो। तो जब दो इक्वेशंस का हम ग्राफ निकालेंगे तो दो लाइन आएगा, दो स्ट्रेट लाइन आएगा। जब दो लाइन आएगा तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन तीन ही हो सकता है, या तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों दूर एक दूसरे से दूर रहेगा, पैरेलल रहेगा, या एक दूसरे पे रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स, आप हैं, आप गए अपने दोस्त से मिलने, तो कंडीशन क्या होगा? तीन। या उससे आप मतलब जाएंगे तो बातचीत करेंगे, थोड़ी देर बाद झगड़ा कर लेंगे। दूसरा, आप उससे बात ही नहीं करेंगे, ऐसे ही मतलब अब उसको इग्नोर किए, वो आपको इग्नोर किया। तीसरा, आप उससे पूरा घुल मिल जाएंगे, मतलब उसके साथ एकदम मैच कर जाएंगे। ये तीन कंडीशन होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इस ग्राफ में भी ये तीन कंडीशन आएगा। पहला कि मतलब दो जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा दो पैरेलल होगा, और तीसरा कोइंसाइड, मतलब एक बार एक लाइन रहेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? देखिए इसका, अब मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो इंटरसेक्ट लाइन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब जहां पे ये कट करेगा वहां पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन। और एक और होगा, ये ग्राफ जो होगा कंसिस्टेंस भी होगा। देखिए कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या कहता है? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब कि कहीं भी एक सोल्यूशन उसको प्रोवाइड हो जाए, मतलब मिल जाए। कंसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि कहीं भी एक सोल्यूशन उसको मिल जाए। तो इसमें तो उसको एक सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन था, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमारी दो ग्राफ है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग तीनों पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू
B1/B2। ये रहा हमारा इसको समझने का तरीका ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, वन सोल्यूशन बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। और ये जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट लाइन होगा, मतलब दो जो लाइन होगा वो आपस में एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पैरेलल। इसका क्या कंडीशन है, अब ये दो लाइन है, ये तो एक दूसरे अलग है, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तब देखिए अब ये तो हो क्या, ये इसका कंडीशन है। अब इसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आप जैसे एग्जांपल पिछला देखिए, आप गए थे किसी आदमी से मिले, उससे मिले ही नहीं तो क्या सॉल्यूशन है, कुछ नहीं, ना उससे बात की, ना उसको जाने ना पहचाने, तो कोई छुआ ही नहीं तो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। अब हम इसको बोलेंगे, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट भी उसको बोलेंगे। ठीक है, और ये पैरेलल, ये जो ग्राफ होगा वो पैरेलल है। क्या समझे, इनकंसिस्टेंट मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तीसरे का हमारा कंडीशन क्या कहता है, इसमें हमारा कंडीशन कहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका देखिए सेम, इसे मान लीजिए जो नेचर इसका था सेम वही नेचर इसका है। कहने का मतलब फिर वही एग्जांपल समझिए कि जो नेचर आपका, जिस व्यक्ति से आप मिलने गए थे, जो नेचर आपका है वही नेचर उस व्यक्ति का है, और आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो, तो दोनों का मतलब रहन सहन भी सेम होगा, बात करने का तरीका भी सेम होगा, दोनों का वाइब भी मैच रहेगा, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो A1/A2 इक्वल टू B1/A2 इक्वल टू C1/C2 आया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मिनी सॉल्यूशन होगा, कहने मतलब कि बहुत सारे चीज निकल रहा है ना, जहां क्योंकि देखिए एक दूसरे तो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें हमारा होगा मिनी सॉल्यूशंस। और ये होगा जो कंसिस्टेंट होगा। देखिए कंसिस्टेंट क्या कहता है, उसको कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए। इसमें तो बहुत सारा मिल रहा है, तो है ही यूनिक भी कंसिस्टेंट है, बट उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, और कंसिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन चाहिए ही, तो वो तो हो गया। लेकिन इसमें भी कंसिस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें मैनी सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट होने के लिए केवल एक ही चीज फुलफिल हो रहा है, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक से ज्यादा है तो ये कंसिस्टेंट होगा और ये कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड लाइन होगा। ये हमारा रहा ग्राफ, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सी टू वेरिएबल्स। फिर से परिभाषित करते हैं, हमारा जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन जैसे ये और ये, तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे आएगा, इसमें दो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका कंडीशन कितना होगा, 3 हो जाएगा। पहला, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या कोइंसाइड होगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट लाइन होगा तो उसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और उसका कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पैरेलल होगा तो उसका कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और वो इनकंसिस्टेंट होगा, और उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइन होगा। तीसरा, अगर कोइंसाइड कर रहा है एक पे एक, तो उसका कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल टू B1/A2 इक्वल टू C1/C2। उसका मेनी सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट होगा, और वो कोइंसाइड लाइन होगा, मींस एक के ऊपर एक ग्राफ रहेगा, और वो स्ट्रेट लाइन भी होगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये हमारा पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर फील्ड्स। अखिला नाम की एक लड़की है, वो अपने गांव के मेले में जाती है। यहाँ पे इमेजिन करिए कि आप ही, अखिला नहीं, मान लीजिए आप है, आप अपने गांव में जो मेला लगता है उसमें आप जाते हैं। फिर देखिए, शी वांटेड टू एंजॉय अ राइड ऑन ए जायंट व्हील। वो चाहती है कि हम जो बड़ा वाला झूला होता है जायंट व्हील, उस पर एंजॉय करना, मतलब उससे घूमना चाहती है। एंड प्ले हुपला, और हुपला में खेलना चाहती है। हुपला किसे बोलते हैं, जिसे मान लीजिए आपने देखा होगा मेले में एक रिंग होता है,
और बहुत सारे वस्तु रखे रहते हैं। आप अगर बिक दिए तो अगर जिस वस्तु पे आपका रिंग चला गया वो आपका हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि वो हुपला भी खेले। तो अब देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड। तो जितनी बार हुपला खेलती है उसकी आधा बार मतलब आधा टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स वो राइड करती है। ठीक है। इफ ईच राइड कॉस्ट टू बी 3 एंड द गेम ऑफ हुपला इज कॉस्ट टू बी 4। वो एक गेम का मतलब एक गेम जो मतलब एक बार जब हुपला फेंकती है तो उसका कीमत है 4 रुपया, और जब एक बार जो झूला झूलती है उसका कीमत है 3 रुपया। हाउ यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। इसमें फाइंड करना है कि कितनी बार वो झूला झूली और कितनी बार वो हुपला को फेंकी, और इस सबके लिए उसने 20 रुपया खर्च किया। तो आइए हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए पहला इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट एक्स लेट दी नंबर solution, let the number of times she played hoopla be x। मतलब कितनी बार हुपला खेली उसको हम लोग x मान लिए, एंड the number of times she rides giant wheel be y। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, कितनी बार हुपला के लिए x बार, और कितनी बार वो राइड मतलब जायड पे घूमी y टाइम्स। ठीक है। इसका इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू हाफ y। ये कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। मतलब जितनी बार वो हुपला खेली उसके आधा बार मींस हाफ टाइम्स वो व्हील पे मतलब जायंट व्हील पे घूमी। तो अगर मान इसका इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन हो गया 1। ये पहला इक्वेशन हमारा आएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए क्या बोल रहा है। इफ इस राइड कॉस्ट रुपीज 3 एंड गेम फॉर हुपला रुपीज 4। एक बार जो हुपला खेलने के लिए उसका दाम है 4 रुपया। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है x, और एक बार के लिए 4 हुआ तो इसको हो जाएगा 4x प्लस, और राइड के लिए क्या हमारे पास आ रहा है, राइड के लिए कितना कॉस्ट है 3, और उसको कितना टाइम से y, तो ये हमारे पास होगा 3y, और टोटल कितना खर्च है उसमें 20 खर्च। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हम लोग इसको ग्राफिकली मेथड से देखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। अब देखिए ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, बट हम ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व करें और आप समझ सकें। देखिए आई, ये रहा x, ये रहा y, सॉरी ये y, ये y डैश, ये रहा हमारे पास x, और ये रहा f। ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आप, x y t। तो अब हम x के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल टू वाई बाई 2। अगर y की जगह पर हम 2 पुट करें तो x हमारा क्या आ जाएगा 1। y की जगह पर हम लोग 0 पुट करें तो x क्या आ जाएगा 0, और y की जगह पर अगर हम लोग 4 पुट करें तो x आ जाएगा हमारा 2। ये हमारा हो गया 4 इक्वेशन 2। इसमें देखिए क्या आता है, सेम x और y
अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू 20 माइनस 3y y। तो हम देखिए x y के लेवल हम पुट करते हैं 0, y पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। y की जगह पे हम अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस 20 14 और डिवाइड नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे 5 मैंने पुट कर सकते हैं 4। हाँ, अगर y की जगह पे अगर हम 4 पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा x जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 15 ये भी नहीं होगा, 6 ये भी नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में इससे कर सकते, अब ग्राफ पे कर सकते हैं। यहाँ के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि हमारा इजीली वे में आ जाए आंसर। और यहाँ पे हम 7 नहीं 8, हाँ 8, अगर यहाँ पे हम 8 पुट कर रहे हैं y के को अगर हम 8 पुट कर रहा है तो x जो हमारा होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 x y देखिए 1 2 3 4 5, y कहाँ तक गया है 8 तक पे, वहाँ बनाएंगे इसको 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, तो तक हम इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। 6 x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, कैंसिल 10x 20x इक्वल टू 2 40। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको, इस दोनों को हम लोग इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले फॉर इक्वेशन 1 x1 y2 x1 y2 ये रहा हमारा x1 y2। नेक्स्ट 0 0 ये रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 4 x2 y4 ये रहा हमारा x2 और y4, और ये हमारा जो ग्राफ हुआ x का है, इसको हम लोग ब्लू कर सकते हैं। ये हमारा जो ग्राफ हुआ वो ये रहा, स्ट्रेट लाइन आया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बट ये स्ट्रेट, आप समझेंगे इसको स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ हमारा 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये पहला ग्राफ हमारा वो। अब हम सेक्शन 2 का ग्राफ करेंगे। x5 y0 x5 और y0 एक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हो गया y0 x5 सही। अब एक x2 y4 x2 y4 ये सेम यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट x -1 और y -1 और ये रहा हमारा यहाँ पे, ये -1 और 8, मतलब ये रहा, और एक ये रहा 5 0 -1 और 8। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब देखिए आप याद कीजिए, जब हम बता रहे थे तो जो 2 लाइन होगा उसका ग्राफ 3 ही बन सकता है, या तो इंटरसेक्ट हो सकता है, ये पैरेलल हो सकता है, या कोइंसाइड हो सकता है। तो यहाँ जो ग्राफ बना वो क्या बना, इंटरसेक्ट बना, मतलब इसका एक ना एक सोल्यूशन आएगा। और ये जहां पे कट किया, ये ग्राफ जहां पे मतलब यहाँ पे कट किया, तो यही इसका जो हुआ सॉल्यूशन हुआ।
जहां पे ये कट किया यही उसका सॉल्यूशन हुआ। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहे हैं, ये 2 और 4, मतलब जिसका सॉल्यूशन जो होगा वो 2 और 4 होगा। तो इसका आंसर जो होगा 2 और 4। तो अब हम लोग देखते हैं इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जो 2 है वो हमारा x का वैल्यू है, मतलब वो 2 बार उपला खेली, और 4 4 बार उसने क्या किया, साइन ट्विक विस मतलब राइट की 4 टाइम्स, 4 बार की। तो उसका पैसा खर्च कितना होगा 20, और टोटल पैसा कितना खर्च किया था 20। अब हिसाब निकाल लेंगे ना, एक का 3 बार 3 था ना, 3 रुपीज था एक बार जॉइंट व्हील के लिए, तो 4 इंटू 3 और प्लस, और उपला के लिए 4 था तो 2 इंटू 4 और 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, मतलब ये हमारा सही है। देखिए जो ये 20 पे एक्सपायर्ड की थी वो हमारा यहाँ निकल कर आ गया। 2 और 4 हमारा राइट आंसर हुआ। कैसे हुआ, तो ये दो ग्राफ निकला और 2 जहां पे इंटरसेक्ट किया वही हमारा सोल्यूशन निकल कर आया, और ये यूनिक सोल्यूशन हुआ और ये एक सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो फाइंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए अब एक नेक्स्ट मेथड जो है उसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 मेथड आते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हमारे सिलेबस से इस साल नहीं, आई थिंक प्रीवियस ईयर ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका था, तो हम लोग को केवल पढ़ना है 2 ही मेथड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों मेथड को समझ लेते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है, जैसे मान लीजिए बस 2 इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई। तो पहले इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल को मानकर उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और दूसरे इक्वेशन में जाकर उसको उस वेरिएबल की जगह पे उसको पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ये हमारा हुआ फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसमें से किसी एक इक्वेशन को हम लोग उठा लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे। जैसे देखिए इसको लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू कैसे निकालेगा, x इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1 बाई a1, ये हमारा x का वैल्यू हुआ। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस b1 बाई a1 y माइनस c1 बाई a1। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को, जो ये हमारा वैल्यू आया, मान लीजिए इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब इक्वेशन 2 में x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। मतलब बात इस जगह पर इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, y, तो y का वैल्यू आएगा, और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, फिर आप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए इसे ऐसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10। चलिए, तो ये हमारा हुआ इक्वेशन 1, ये हमारा हुआ इक्वेशन 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हम उठा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम ले लिए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 ले ली, इसमें से हम x के वैल्यू को, x या y किसी एक के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग फाइंड करते हैं x के वैल्यू, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये हमारे पास आ गया। इसको हम मान लेते हैं 3। अब जो x का वैल्यू आया है किसी, मतलब 1 और 2 किसी में भी हम पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ठीक है ना, इस x के वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, चलिए सॉरी हाँ, इस
x के वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो आइए पुट करते हैं फिर से। x इक्वल टू 10 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन 1। तो 2x प्लस x के जगह हम क्या पुट करेंगे 10 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 20 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ये हमारा होगा 20 प्लस y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 माइनस 20, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -11। y का वैल्यू आ गया -11। अब इस जो y का वैल्यू है किसी भी 1 और 2 किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पुट करते हैं। अब इसे मान लीजिए y इक्वल टू -11, इसको हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू -11 पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिए x प्लस -11 इक्वल टू 10, x माइनस 11 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 11, x इक्वल टू 21। x का वैल्यू हमारे पास 21 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। ये रहा हमारा आंसर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन में करना कुछ नहीं है, करना एक ही कि जो दो हमारा इक्वेशन होगा किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे, उसमें से हम x और y को फाइंड कर लेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा x और y वो दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर ग्राफिकली होगा तो देखा है आपके साथ ग्राफ भी अटैच करके देंगे तो ठीक है, उस तो ईजी है। बट ये पूछ दिया कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अगर उसने लिख दिया कि एलिमिनेशन से करे या सब्स्टिट्यूशन से करे तो आपको उसी से करना है। अगर उसने लिख दिया तो, और उसने नहीं लिख दिया तो आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो इजी लगता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इजी हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं, और यहाँ पे टफ आ जाता है इक्वेशंस दो तो उसको एलिमिनेशन से करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं करें, जो दिया हुआ है आप उसी से करेंगे। क्या जो दिया हुआ है आप उसी से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आइए देखते हैं इसको क्या। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं दोनों से मैच करते हैं, आंसर सेम आएगा। इसमें y आया था -11 और x आया था 21। अगर एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर सेम आ गया तो सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, मानिए दो इक्वेशन, तो इस वजह से किसी एक को, जैसे मान लीजिए x को या y को, किसी एक को आप एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक को आप एलिमिनेट कर देंगे थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप स्वतंत्र हैं, किससे भी कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो चलिए हम लोग इसमें से एलिमिनेट करेंगे y को। y को एलिमिनेट करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3y या y, तो यहाँ पे दोनों का जो मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, जो सेकंड वेरिएबल है y, उसका जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 1 है, तो दोनों को सेम होना पड़ेगा। सेम होने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें। सेम होने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 30। 3x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये हमारा इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अब इस मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास x का वैल्यू, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 3y इक्वल टू, अब हम लोग सब करेंगे तो फ्रॉम, तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये रहा -6, ये -21, x माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 21। तो देखिए यहाँ पर भी x21 आया था और यहाँ पर भी x21 आ गया, मतलब कि ये जो x का हमारा वैल्यू आया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सही आया था। सेम ये जो x का वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 आप स्वतंत्र है, 1 2 3 आप किसी भी इक्वेशन में x के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन किसमें, 2 में।
x इक्वल टू 21, पुट इन इक्वेशन 2, तो 21 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 21, y इक्वल टू माइनस 11। देखिए सेम आ गया कि नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली यही कहता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ दिग्गज नहीं लगाना है। आप जैसे दो इक्वेशंस हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो अब दोनों का जो मतलब दोनों वेरिएबल्स होगा, जो x और y, उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको आप अगर देख लेंगे, अगर सेम है तब तो आप प्लस से आप माइनस कर किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सेम बनाएंगे और फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा और ये एलिमिनेशन मेथड, दोनों हम कर लिए। अब आते हैं इसमें कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम दो क्वेश्चंस करेंगे इस पे, वर्ड प्रॉब्लम, और दोनों मेथड से करेंगे। मीन्स अगर दोनों क्वेश्चन उसको सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे और एलिमिनेशन से भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस दो क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है, इसको हम लोग पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। तो हमने क्या बताया था कि इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग पकड़ लेंगे, मीन्स आप मतलब ले लेंगे। जैसे देखिए कैसे, फ्रॉम हम इसको लेते हैं इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग इसमें से इक्वेशन 2 को पकड़कर हम लोग इसमें से x और y कोई कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे x फाइंड कर रहे हैं। x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये तो हमारे पास आ गया। x को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, x इक्वल टू 3 माइनस 2y पुट इन इक्वेशन 1। देखिए 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, तो 19 इक्वल टू 29y, y इक्वल टू 19/29। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी, आप इंडिपेंडेंट है। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो y इक्वल टू 19/29 पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिए x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 38/29। कैसे हुआ हमें आया, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 19 टू 38 और x का वैल्यू हमारे पास आ गया इतना। तो अब हम लोग x को वैल्यू फाइंड करेंगे, 29 टू 3 तो 8 38। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 49/29। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 49/29 और y का वैल्यू हमारे पास आ गया 19/29। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए हम लोग देखते हैं मेथड 2। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या बताया था, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखिए हम इसमें किसको एलिमिनेट करेंगे, अब हम इसमें 7 को एलिमिनेट करेंगे, तो सॉरी x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दोनों जगह जो वेरिएबल x है उसका जो कोफिशिएंट है सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 7 है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 7x प्लस 14y इक्वल टू 21। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन 3। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट
1 and 3, तो 7x minus 15y is equal to 2, 7x plus 14y is equal to 21, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 29y माइनस 19 ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 19/29। ये देखिए दोनों मैच कर गया, मतलब कि ये हमारा जो आंसर आया सही है और ये दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया। सेम इस y को हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 और 2 किसी में भी, या 3, इस y को हम लोग इसमें और या इसमें किसी में भी हम लोग पुट कर देंगे। तो मेरे लिए इजी क्या रहेगा कि हम 2 में पुट करें, आप किसी में कर सकते हैं बट कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इजी वाले जो है उसमें हम पुट करेंगे। तो हमारे लिए इजी इक्वेशन 2 है तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलिए y इक्वल टू 19/29 पुट इन इक्वेशन 2। आइए पुट करते हैं, x प्लस 2 19/29 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 38/29। ये हमारे पास आ गया 29, 87 माइनस 38, ये हमारे पास आ गया 49/29 x का वैल्यू। ये देखिए दोनों से, मतलब जो हमारा x और y दोनों तो वैल्यू आया था वो एग्जैक्ट सही आया था। ये रहा हमारा सोल्यूशन। अब हमने इसको दोनों मेथड से देख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है ये कंपल्सरी है कि आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स में ये आते हैं। मतलब रेडियो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बट ये भी क्वेश्चन में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका तो हम कल कराएंगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा जितना भी होगा कल इसका प्रीवियस ईयर और जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा हम कल उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अभी हम इसको देखते हैं। अब इसको हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। इसमें देखिए बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैसे मान लीजिए जेकॉब है और ये उसका बच्चा है, 5 साल बाद जेकॉब का एज 3 गुना है अपने बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, मीन्स 5 ईयर एगो 5 साल पहले जेकॉब एज हुआ 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो जेकॉब का एज था 7 गुना था अपने बेटे से। तो फाइंड इट प्रेजेंट एज, उसका जो नाउ जो अभी एज है वो क्या है फाइंड। तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेथड 1, तो लेट एज ऑफ जेकॉब बी x and एज ऑफ हिज सन बी y। ये जेकॉब का एज x मान लिए और उसके बेटे का एज y मान। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मीन्स 5 साल बाद, तो मतलब दोनों में 5 हम ऐड करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आफ्टर बोले उसमें ऐड करना है और बिफोर बोले तो माइनस करना है। फिर से आफ्टर बोले तो ऐड करना है और बिफोर बोले तो माइनस करना है। तो आइए आफ्टर 5 ईयर जेकॉब का एज x + 5 और उसके बेटे का एज y + 5, और उसमें क्या था एक और देखिए कंडीशन था 3 times ऑफ डेट ऑफ हिज सन। जो जेकॉब था अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। या ये नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी मिस्टेक में हो जाता है कि जेकॉब बड़ा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, नहीं, इसको इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना, तभी जाकर हम बराबर हुआ, क्योंकि 3 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब 3 times, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अब ये 21, यहाँ पे आइए 21 और 7 से कितना गुना है 21, 3 गुना, तो इसको इधर ना मल्टीप्लाई करेंगे 7 महीने 3 से करेंगे, तो सेम वही है कि जो जेकॉब अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। तो ये इक्वेशन का आएगा हमारे पास, देखिए x + 5 3y + 15
x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्या है कि बिफोर 5 ईयर, मतलब 5 साल पहले। तो मतलब x तो प्रेजेंट है ना, लेट यहां पे देखिए, लेट प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज यहां पर भी, मतलब दोनों का प्रेजेंट एज x है ना। तो इसे मान लीजिए अभी आपका एज 20 है, तो 5 साल पहले क्या था 15, तो उसमें से घटाए ना, तो वही है सेम बिफोर 5 ईयर। तो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5, दोनों में 5 से घटेगा। उस समय जो जेकॉब का एज था वो 7 गुना था अपने बेटे से, मतलब जो जेकॉब का एज था अपने बेटे से 7 गुना था। अब आइए दूसरा इक्वेशन करते हैं हम लोग, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन। समझ में आया कैसे हुआ? ये 5 इधर आ गया और 7y इधर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए फिर अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कर लेंगे और किसी एक को लेकर उसमें से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 10 माइनस 3y, x इक्वल टू 10 माइनस 3y पुट इन इक्वेशन 2। अब x इक्वल टू 10 माइनस 3y को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं, x का हम क्या पुट करेंगे, 10 माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, और 7 और 3 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 40, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी को हम लोग किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा। तो y इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। आइए पुट करते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 12, x इक्वल टू 22। x इक्वल टू 22। सॉरी, ये रहा यहां पे मिस्टेक, सॉरी। हमने x का वैल्यू गलत फाइंड किया था, फ्रॉम, ये गलत, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू हमारे पास आएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3y, हमने माइनस कर दिया था, सॉरी। अब आइए इसको हम लोग x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो y इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन 1। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 40। मतलब जो परसेंटेज है जेकॉब का वो 40 साल है और उसके बेटे का है 10 साल, ये परसेंटेज है। तो ये तो हमारा आ गया। अभी हम लोग किस मेथड से किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर इसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करें तो क्या ये हमारा आंसर यही आएगा? चाहिए चेक करते हैं। अगर यही आ गया समझिए कि सही है और दोनों मेथड हमारा हो गया। तो यहां से हम लोग फिर से, यहां तक तो सेम रहेगा ना, यहां तक तो सारा सेम रहेगा, सेम कि परसेंटेज मानना x है
आफ्टर 5 ईयर ये हुआ, बिफोर 5 ईयर ये था। तो अब हम बनाइए बाई, यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे लिखते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाई ENIJNAP मेथड। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो इसमें हम बताइए, इसमें अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें? नहीं करें। क्यों करेंगे? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स है उसका कांस्टेंट सेम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 4y, ये हमारे पास आ गया 4y, और ये हमारे पास आ गया 40, y इक्वल टू 10। और y इक्वल टू 10 मतलब परसेंटेज ऑफ ईच सन 10 साल आया, और वहां पर भी 10 आया था। देखिए से अब सेम वही फाइंड, y इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन 1 और लेते हैं पुट x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40। से मतलब अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी करें और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करें, किसी भी मेथड से करें, हमारा जो आंसर है सेम आ रहा है। तो ये रहा आज का क्लास। मतलब हमने क्या क्या कहा आज? हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो कितने मेथड से सॉल्व होता है। एक दो मेथड से, एक होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है अलजेब्रिक। ग्राफिकल्स हमने देखा, ग्राफिकल्स में क्या क्या कंडीशन होता है? 3 कंडीशन होता है, एक इंटरसेक्ट करता है, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसाइड है। फिर हमने देखा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है? उसमें 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में हम लोग उसी को करेंगे। तो हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमने किया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बच्चे कल जो है इसका क्लास होगा, वो इसका क्वेश्चंस का क्लास होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उस एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम आपसे एक बार बता रहे हैं कि इसके नोट्स के लिए आप चिंता नहीं करेंगे, आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और उसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। और जितना भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसका सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर से दिया जाएगा और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। अगर आप इतना ही कर लेंगे ना, आई गारंटेड कि आपका स्कोर मोर देन 95 होगा इन मैथ्स क्लास 10। क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट किया है, समझिए कि बहुत सारे बुक से कलेक्ट कर उसको हमने बनाया है, तो आप उसको भी कर लेंगे। उसके बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनसीईआरटी तो करना ही है, वो तो बेस्ड है, मस्ट है उसको करना, तो उसको तो करना ही है। उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम जो आपको प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, आप उसको कर सकते हैं। और करने के बाद अगर उसमें कुछ परेशानी हो, आप डायरेक्ट डीएम करें नंबर पे, आपको पता ही है, व्हाट्सएप करें, और नहीं तो टेलीग्राम है उस पर सेंड करें, और नहीं तो आप कमेंट में लिखते हैं, उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज का क्लास हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।